नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह, नालंदा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग आज जो टॉपिक है पढ़ेंगे, तो हम लोग का आज टॉपिक है कि संघ और राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे, यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज। सबसे पहले तो यानी हम लोग जैसे पिछला हम लोगों ने पढ़ा था संविधान की प्रस्तावना, हम लोगों ने डिस्कस किया था। और भारत के जो संविधान के भाग 1 रखा गया था, पहला भाग, उसमें ही भारत जो एक संघ का प्रावधान यानी भारत संघ एवं उसका जो राज्य क्षेत्र है उसका प्रावधान भाग किस में किया गया था? तो भाग 1 में किया गया था। भाग 1 में भारत के राज्य क्षेत्र और उसके किस प्रकार की सभी इकाइयां होंगी और उनका भारत के साथ में, भारत के संघ के साथ में क्या संबंध होगा, इसका सब प्रावधान पूरे भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के अनुच्छेदों में प्रावधान किया गया था। जैसे हमारे यहाँ जो संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 1, यही हमको बताता है कि हमारे राष्ट्र का या भारत का नाम क्या होगा। तो नामों का एक तो उल्लेख को बताता है, और दूसरा ये हमको ये बताता है कि हमारे यहाँ शासन की, भारत में शासन की पद्धति के प्रकार क्या होंगे, यानी भारत में शासन किस प्रकार का होगा, इसका उल्लेख कौन बताता है? तो ये हमारे जो अनुच्छेद 1 में फर्स्ट में जो फर्स्ट प्रावधान है वो बताता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, भारत और इंडिया एक दूसरे के ट्रांसलेशन नहीं है। भारत और इंडिया जो दोनों शब्दों के जो दोनों नाम रखे गए हैं, ये अलग अलग नाम थे, और फिर संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर जो सर्वसम्मति से भारत अर्थात इंडिया नाम रखा। अभी हम थोड़ा से डिस्कस करेंगे उसको। जैसे पहले तो इस शब्द बस को जानने कि हमारे यहाँ जो इंग्लिश में पहला अनुच्छेद रखा गया था, भारत अर्थात इंडिया राज्य संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ द स्टेट होगा। तो यानी भारत और इंडिया दोनों एक ही नाम होंगे, भारत अर्थात इंडिया, चाहे हम इंडिया कहें चाहे भारत कहें, दोनों एक ही नाम होंगे। आज देख रहे होंगे हम कि भारत और इंडिया दोनों ही नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपयोग किए जाते हैं, दोनों में ही प्रयोग हो रहा है। यानी ये राज्यों का कैसा होगा नेचर? तो राज्यों का संघ होगा, यानी शासन पद्धति जो हमारे यहाँ होगी कैसी होगी? तो संघीय व्यवस्था प्रणाली होगी, इसका ये बताया जा रहा है। दूसरा जो अनुच्छेद में 2 बातों को ये स्पष्ट जो करता है कि देश का नाम और शासन पद्धति के प्रकार, दोनों पे आ जाते हैं कि दोनों का अर्थ क्या है। पहला जैसे देश का नाम जो बताया गया है कि संविधान सभा में जो हमारे सभी सदस्य थे वो देश के नाम को लेकर एकमत नहीं थे। कुछ संविधान सभा के सदस्यों का विचार था कि जो हमारी भारतीय परंपरा रही है प्राचीन काल से, जो हमारी संस्कृति रही, और भारत में पहला जो वंश स्थापित हुआ था, भरत वंश स्थापित हुआ, जो राजा सुदास ने वैदिक काल में स्थापित किया था। तो इसीलिए जो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत नाम रखा गया था। कांग्रेस जरूर था कि अमेरिका शब्द लिया गया था, लेकिन भारत हमारे यहाँ प्राचीन कालीन जो वंश था उसके नाम में भारत रखा गया था, और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरे हो रहे थे। और इसी कारण से यदि हम भारत नाम नहीं रखते तो हम अपनी प्राचीन संस्कृति सभ्यता सबसे दूर हट जाते, लेकिन मान ली भारत नाम रखते तो विश्व से अलग थलग हो जाते, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश सरकार ने जो विश्व से वैश्विक सब संबंध स्थापित कर रखा था वो इंडिया के नाम से स्थापित, और यदि सब वो इंडिया के नाम से सब संबंध स्थापित थे, यदि हम भारत नाम रखते तो विश्व से अलग थलग हो जाते। दूसरा, मान लीजिए कुछ संविधानविद जो थे वो इंडिया नाम रखने के पक्ष में थे, क्योंकि वैश्विक सब जगह जो भारत को इंडिया के नाम से जाना जा रहा था, विदेश में व्यापार सब संबंध हमारे इंडिया के नाम से थे। इसीलिए संविधानविदों को कुछ का मानना था कि इंडिया नाम रखा जाए, लेकिन यदि हम इंडिया नाम रखते तो हमारा अस्तित्व नहीं रहता, तो ब्रिटिश नाम या विदेशी नाम होता, हमारा भारतीय नाम रहता नहीं। इसीलिए संविधानविदों ने यह रास्ता निकाला फिर सर्वसम्मति से कि भारत अर्थात इंडिया दोनों नाम रखे जाएं और भारत अर्थात इंडिया दोनों नामों का प्रयोग हो। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 1 में जो रखा गया था भारत अर्थात इंडिया, यानी इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया दोनों एक ही नाम होंगे या एक ही शब्द होगा, एक दूसरे के ट्रांसलेशन नहीं। दोनों का आज भी हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही उपयोग होता है। भारत को हम हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, और इंडिया को भी हम इंग्लिश में भी लिखते हैं और हिंदी में भी लिखते हैं। नेक्स्ट, जैसे शासन की पद्धति हमारे यहाँ क्या होगी, ये तो राज्यों का जो संघ है, तो राज्यों का संघ ये स्पष्ट करता है कि भारत में हमारे यहाँ शासन पद्धति कैसी हो। यानी संविधान सभा के समक्ष केंद्र और राज्य के संबंध में विश्व में 2 प्रकार की प्रणालियां उपलब्ध थी, जिनको हम जहां से अनुसरण कर सकते थे।
पहली प्रणाली थी एकांतमक ढांचा, यूनिटरी स्ट्रक्चर। जो यूनिटरी स्ट्रक्चर था यानी एकांतमक ढांचा, तो जैसे ब्रिटेन और फ्रांस वगैरह सब में संचालित हो रहा था वहां शासन प्रशासन, तो वहां एकांतमक शासन व्यवस्था प्रचलन में थी। वहीं पास जैसे स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, तो यूएसए वगैरह में वहां पास संघात्मक ढांचा उपलब्ध था, वहां पास संघात्मक ढांचे के माध्यम से शासन संचालित हो रहा था। तो अब दोनों जब व्यवस्थाएं उपलब्ध थी, दोनों को ही व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करने के बाद हमारे संविधान विदों ने यह रास्ता निकाला कि ना तो हम ब्रिटेन की एकांतमक व्यवस्था को अपनाएंगे, ना ही अमेरिका जैसे हम संघात्मक व्यवस्था को अपनाएंगे, फेडरल सिस्टम, बल्कि भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? तो भारत ने स्वयं को राज्यों का संघ घोषित किया, यानी भारत जो है ये राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ द स्टेट होगा। इसका अर्थ यह था कि भारत से राज्यों का निर्माण हुआ है, यानी राज्यों ने भारत का निर्माण नहीं किया है, लेकिन जो सभी राज्य मिलाकर के क्या है, तो भारत कहीं अलग से नहीं, सभी राज्यों को हम जब कंबाइन कर देते हैं सभी भारत वहीं अस्तित्व होता है भारत का। लेकिन ये नहीं है कि राज्यों ने भारत का निर्माण किया, बल्कि राज्यों का निर्माण भारत से हुआ है। दूसरा कि जैसे इसको भीमराव अंबेडकर साहब ने इसीलिए संघीय राज्य के स्थान पर राज्यों का संघ का नाम का प्रयोग किया था, संघीय राज्य व्यवस्था का शब्द का प्रयोग नहीं किया था, फेडरल सिस्टम का प्रयोग नहीं किया था। अब इसके पीछे दो कारण थे, तीन कारण बताए जाते हैं। पहला तो भारत जो राज्यों संघ के बीच में समझौते का परिणाम, जैसे अमेरिका था, अमेरिका में जो वहां 13 उपनिवेश स्थापित थे ब्रिटेन द्वारा, उन 13 ने मिलकर के यूएसए का निर्माण किया था। और जबकि वहां पास जो फेडरल ऑफ द स्टेट घोषित किया गया था, फेडरल ऑफ यूएसए कहा जाता था, जो वहां राज्यों का जो संघ था वो फेडरल ऑफ द स्टेट था। जैसे हमारे यहाँ यूनियन ऑफ द स्टेट है, वहां पास फेडरल ऑफ द स्टेट था। फेडरल मतलब जो कोऑपरेटिव आधार पर जो 13 उपनिवेशों ने सब मिल करके यूएसए का निर्माण किया था। लेकिन वहां यहाँ पास जो हमारे यहाँ भारत में था, तो भारत में नहीं था कि संघ और राज्यों के बीच जो समझौता हुआ उसका परिणाम था। भारत ने राज्यों का निर्माण करने का अधिकार हमारे यहाँ है, राज्यों को भारत का निर्माण करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ की समझौता परिणाम नहीं था, जैसे अमेरिकी संघ जैसे हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं थी। दूसरा, हमारे यहाँ किसी भी राज्य को भारत से पृथक होने का या अलग होने का अधिकार नहीं है। मान लीजिए कोई भी राज्य ऐसा करता है, चाहे वहां पृथकतावादी अलगाववादी लोग यदि भारत को उससे अलग उस क्षेत्र को कराना चाहते हैं, तो भारत उस सीमा तक जाकर के उसको रोकेगा और 1 इंच भी भूमि नहीं जाने देगा भारत से बाहर, चाहे उसके लिए हमको मिलिट्री शासन लागू करनी पड़ जाए, चाहे वहां से देश के पूरे वहां के नागरिकों को हमको वहां से भगाना पड़ जाए, लेकिन भारत की 1 इंची भी भूमि को अलग भारत नहीं होने देगा। कोई अस्मिता का प्रश्न आ जाएगा। तीसरा कि ऐसे अन्य राज्य जिन्हें किसी भी समय सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया हो, वो भी भारतीय राज्य क्षेत्र या भारतीय संघ के अधीन ही वो भी आएंगे, भारतीय संघ में शामिल होंगे। तो हमारे यहाँ जैसे ये ध्यान रखिएगा, जो शासन पद्धति की जो व्यवस्था अपनाई गई थी, तो हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था जो अपना यूनियन ऑफ द स्टेट अपनाया गया था, और साथ ही प्रथम अनुसूची में हमारे यहाँ राज्यों के संघ में कौन कौन से राज्य सब शामिल होंगे, कौन कौन से सब केंद्र शासित क्षेत्र शामिल होंगे, इनका सबका विस्तार से इनका क्षेत्र, इनका सब सीमाओं और सबका प्रोविजन, इनका नाम और कहाँ रखा गया था। तो उसके लिए संविधान के अनुच्छेद के 1 के लिए अलग से अनुसूची 1 रखी गई थी। अनुसूची फर्स्ट में ही हमारे यहाँ कि भारत की जो सभी राज्यों और जो संघ शासित क्षेत्र, उनके नाम, उनके क्षेत्र, उनका विस्तार आदि का सबका वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें वर्तमान में कहा जाता है, इसमें वर्तमान में हमारे यहाँ 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, पहले हमारे यहाँ 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित क्षेत्र था, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस समाप्त कर दिया गया, तो अब 28 राज्य ही बचे। और साथ ही जो 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में उसको डिवाइड कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का, इस कारण से हम 9 केंद्र शासित क्षेत्र हो गए। अब भारत द्वारा इसमें वर्तमान में कहा जाए कि अर्जित राज्य क्षेत्रों की सूची में कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो इसमें वर्तमान में कोई क्षेत्र शामिल नहीं है। पहले जैसे हमारे यहाँ जो पुर्तगालियों ने जब हमको गोवा और दमन द्वीप और दादर नगर हवेली क्षेत्र दिया था, पहले इसको अर्जित क्षेत्र में ही रखा गया था। फिर 1962 में इसको कानून बना करके तब फिर इसको संस्थायी क्षेत्र में शामिल किया। फिर गोवा को 1987 में स्टेट का दर्जा दिया गया। और जैसे जब फ्रांस ने पांडिचेरी, कराईकाल, एनम, माहे
चंद नगर, तो ये बस्तियां जो थी सब तो इनको जो दिया था तो भारतीय राज्य में इनको शामिल किया गया था। और इसके बाद ही फिर इसको हमारे यहाँ कानून बना करके यानी संविधान विधेयक ला करके इसको जब विधिवत फिर 1962 में अब इनको संघ शासित क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया है। जैसे हमारे यहाँ ये ध्यान रखिएगा, जो ये संघ शासित क्षेत्र वगैरह हैं इनका पूरा केंद्र के अधीन ही शासन होता है, केंद्र द्वारा इनका पूरा शासन प्रधान सब संचालित किया जाता है। नेक्स्ट आ जाए दोस्तों, ये तो फर्स्ट अनुच्छेद था, तो फर्स्ट अनुच्छेद को हमको याद रखना है कि इस भारत का नाम कहाँ है, प्रोविजन, उसके भारत के राज्य और उसके संचालित क्षेत्रों का, और हमारे शासन व्यवस्था कैसी होगी, जो संघीय शासन व्यवस्था वगैरह का, इनका सबका प्रोविजन फर्स्ट आर्टिकल में यानी अनुच्छेद में किया गया था। नेक्स्ट आ जाए हम लोग सेकंड आर्टिकल या सेकंड अनुच्छेद। जो सेकंड अनुच्छेद है इसमें हमारे यहाँ जो प्रोविजन किया गया था, तो इसमें हमारे यहाँ राज्यों के प्रवेश का और उसके राज्यों की स्थापना का, तो राज्यों के प्रवेश और स्थापना का प्रोविजन किसमें किया गया था, तो अनुच्छेद 2 में, कि राज्यों का हमारे यहाँ प्रवेश कैसा होगा। राज्यों प्रवेश से मतलब कि जो हमारे यहाँ नए राज्य कैसे क्या स्थापित होंगे, और दूसरा कि स्थापना कैसे की जाएगी, और कोई भी क्षेत्र राज्य जब विजित किया जाता है, अर्जित किया जाता है, तो उनको कैसे सब संघ में शामिल किया जाएगा, इसका प्रोविजन किसमें था, तो अनुच्छेद 2 में था। अनुच्छेद 2 में ये प्रावधान किया, संसद को अधिकार दिया गया था कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों को जो भी ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकेगी। और इस अनुच्छेद के तहत संसद को 2 प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई थी। पहला कि नए राज्यों को भारत में संघ में शामिल होने की शक्ति, कि यहाँ पास ये था कि कोई भी नया क्षेत्र है या नया राज्य है तो भारत उसको संघ में शामिल कर सकता है, और हमारे जो पहले से संघ में शामिल है राज्य, उनसे कुछ क्षेत्रों को लेकर के नए राज्य की भी स्थापना करने की शक्ति सेकंड प्रावधान किया गया था। तो हमारे ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट ये था कि नए राज्य जो भी अर्जित किए जाएंगे, विजित किए जाएंगे, उनको संघ में शामिल करने की जो शक्ति संसद दी गई थी। दूसरा, हमारे यहाँ के जो पहले संघ में शामिल है राज्य, तो उनसे कुछ क्षेत्रों को अलग करके, उनकी सीमाओं को अलग करके नए राज्यों की स्थापित करने की जो शक्ति थी, ये 2 प्रकार से प्रावधान से कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे इस अनुच्छेद के तहत ध्यान रखिएगा, जैसे पहला जो सिक्किम है, तो भारत में उसको मिलाया गया, पहले शामिल किया गया, तब फिर उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे यहाँ 35 जो 35वां संविधान संशोधन लाया गया था, और 35वां संविधान संशोधन द्वारा पहले सिक्किम को शामिल किया गया किसमें, तो भारतीय संघ में, क्योंकि पहले अर्जित क्षेत्र में इसको रखा गया था। फिर इसके लिए 36वां संविधान संशोधन लाया गया, 36वां संविधान संशोधन, और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे भारतीय राज्य का जो दर्जा दिया गया, यानी सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। तो जो राज्य को दर्जा दिया गया, सिक्किम राज्य बनाया गया, ये 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में बनाया गया। ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये इसको कब संघ में शामिल किया गया और फिर कब इसको राज्य का दर्जा दिया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। तो 35वां संविधान संशोधन द्वारा इसको भारत संघ में शामिल किया गया था, और 36वां संविधान संशोधन द्वारा इस राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग अनुच्छेद आ जाए कि आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3, इसमें नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं, उनके नामों जो परिवर्तन के लिए प्रावधान जो किया गया था, ये अनुच्छेद 3 में किया गया कि नए राज्यों का हमारा निर्माण कैसे होगा, और उन जो वर्तमान राज्य क्षेत्रों से कैसे उनके सीमाओं और वगैरह क्षेत्रों सब परिवर्तन और सब कैसे उनके नाम वगैरह सब परिवर्तन का अधिकार किसको दिया गया था, संसद को दिया गया था। इसका प्रावधान किसमें किया गया था, तो अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में संसद को यह शक्ति दी गई थी कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद को जो शक्ति दी गई थी कि संसद कभी भी वह विधि बना करके किसी भी राज्य के कुछ भाग को अलग करके राज्य बना सकती है, या दो से अधिक राज्यों को सीमाओं को परिवर्तित करके या उनसे कुछ भाग ले करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये ध्यान रखिएगा, एक राज्य से ही यानी किसी राज्य से ही कुछ क्षेत्र को अलग करके अलग राज्य का दर्जा भी दे सकती है, संसद बना सकती है राज्य। दूसरा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों कुछ क्षेत्रों को लेकर के भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है संसद। साथ ही तीसरा प्रावधान था, किसी भी राज्य के क्षेत्र को भी घटा बढ़ा सकती है। यह संसद के अधिकार है, किसी भी राज्य के सीमा को बढ़ा भी सकती है और संसद उसके सीमा को घटा भी सकती है, कुछ क्षेत्र से ले भी सकती है।
साथ ही ये अधिकार दिया गया था कि किसी भी राज्य की सीमा और उसके नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने के लिए संसद को एक निश्चित पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, प्रोसेस। सबसे पहले तो राज्य के निर्माण के लिए जब भी कोई भी विधेयक लाया जाएगा, बिल लाया जाएगा, या उसको राज्य के क्षेत्र को, सीमा को बदलने के लिए कोई भी बिल लाया जाता है या विधेयक लाया जाता है, तो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही लाया जा सकता है, क्योंकि वो संसद में बगैर राष्ट्रपति की सिफारिश के नहीं रखी जा सकती। और जब राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है संसद में, राष्ट्रपति सिफारिश से पेश किया जाएगा। दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि दूसरा ये प्रावधान था कि जो भी विधेयक मान लीजिए राज्यों के निर्माण संबंधी लाया जाएगा, तो ऐसे जो राज्य हैं जिनसे संबंधित होंगे, तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को सबसे पहले राज्य की विधानमंडल के पास विचार के लिए भेजेगा, और जब वो राज्य विचार करके उसको बाकायदे अपने यहाँ विधानमंडल से या विधानसभा से पारित करके फिर राष्ट्रपति को भेजता है, तो इसके पश्चात ही राष्ट्रपति, इसमें ध्यान रखिए, जब ये भेजा जाता है राज्य विधानमंडल के पास, तो राष्ट्रपति इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित करता है कि आपको इतने समय में इसको बिल को अपने विधानमंडल से पास करके राष्ट्रपति को भेज देना है। अब ये ध्यान रखिएगा कि राज्य विधानमंडल निश्चित समय सीमा के अंदर अपनी राय राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। अब ये ध्यान रखिएगा, मान लीजिए राय जो प्रस्तुत करेगा, चाहे तो वो विधानमंडल से अपने पास करके अपनी राय दे, या पास ना करे, या पास वहां नहीं हो पाता है, पास कराएगा, मान लीजिए उसको अस्वीकार कर दिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो राष्ट्रपति को राय दे सकता है कि हम राज्य बनाने के पक्ष में हैं या नहीं है राज्य विधानमंडल। मान लो राज्य विधानमंडल जो भी सिफारिश करता है, यानी उस बिल को, प्रस्ताव को पास करके भेजा या नहीं पास करके भेजा, जो भी सिफारिश किया, तो राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी राष्ट्रपति विधानमंडल द्वारा जो भी राय दी गई है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह इसे स्वीकार भी कर सकता है और इसे अस्वीकार भी कर सकता है। साथ ही अनुच्छेद जो 4 रखा गया था, तो अनुच्छेद 4 में जो प्रोविजन रखे गए थे, तो इसमें अनुच्छेद 4 में यह स्पष्ट किया गया था कि जो भी हमारे यहाँ मान लीजिए नए राज्यों को संघ में शामिल किया जाता है या नए राज्यों की स्थापना की जाती है, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 2 के तहत। साथ ही जो नए राज्यों का जो निर्माण है, मान लीजिए कि एक ही राज्य से कुछ सीमा लेकर के या दो से अधिक राज्यों से कुछ सीमाओं को लेकर के राज्य का निर्माण किया जाता है, या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, यदि उसकी सीमा घटा दी जाती है या उसको राज्य क्षेत्र को सीमा को बढ़ाया जाता है, या फिर उनके सीमाओं क्षेत्रों या उनको नामों में जो भी परिवर्तन किया जाता है, ऐसे जो भी विधेयक सब पास किए जाते हैं, तो अनुच्छेद 3 के तहत भी जो भी सभी विधेयक पास किए जाते हैं, ये अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अभी ध्यान रखिएगा, इनको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी इसका अर्थ है कि इस तरह के प्रावधान जो होते हैं, ये साधारण बहुमत द्वारा तो पास होते हैं, संसद ने 50% मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है, तो राज्य का निर्माण हो जाता है। दूसरा, ये पूरी प्रक्रिया जो होती है, तो साधारण विधायी प्रक्रिया के तहत ही ये पारित कर सकती है। अब ये ध्यान रखिएगा, जैसे मान ली हमने स्वीकार या अस्वीकार वाले शब्द यूज किया था, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। मान ली राज्य विधानमंडल पास करके नहीं भेजता है, तब भी हमारे यहाँ संसद राज्य का नया निर्माण कर देती है। जैसे हमारे यहाँ जो पहले 29वां राज्य बना था, तो वर्तमान में 28 ही है। तेलंगाना जब 2014 में राज्य बनाया गया, तेलंगाना को 1914 में, तो इसमें तेलंगाना राज्य बनाने के लिए आंध्र प्रदेश का जो विधानमंडल है, तो आंध्र प्रदेश का विधानमंडल ने इसको तेलंगाना राज्य बनाने के संबंधी विधेयक को अस्वीकार कर दिया था, यानी पारित नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार जो थी 2013 में, 2014 चुनाव से पहले, चुनाव के बाद बीजेपी आ गई, लेकिन उसके चुनाव से पहले ही वो तेलंगाना का बिल को यानी संसद से पास कर दी 50% मेजोरिटी से, और राष्ट्रपति ने फिर तेलंगाना राज्य का निर्माण कर दिया, जो कि आंध्र प्रदेश विधानसभा नहीं चाहती थी। उसके बावजूद भी वहां पास राज्य का निर्माण संसद ने किया। यानी हमारे यहाँ जो अंतिम रूप से कहा जाए राज्य निर्माण शक्ति किसके पास है, संसद के पास ही है। ये तो थोड़ा सा जो हमारे साथ कैसे पास किया था, संसद में साधारण बहुमत से पास होते हैं, साधारण विधायी प्रक्रिया से अपनाई जाती है। इसीलिए इसको हमारे यहाँ जो भी चाहे राज्य का निर्माण हो, चाहे संघ में शामिल करने का, अनुच्छेद 2 हो, चाहे संघ में शामिल करने का नए राज्य का निर्माण का, या अनुच्छेद 3 के तहत जो भी हमारे सीमाओं या नामों में परिवर्तन का है, ये कभी संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र संबंधी प्रोविजन था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे, तो नागरिकता संबंधी सब प्रावधानों को पढ़ेंगे।
अब यहीं आज इस लेक्चर को विराम देते हैं। यदि आपको लेक्चर हमारा पसंद आया हो तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।